ये होगी पहली बात। फिर दूसरी बात, मैंने कहा चलो ये तो बात समझ में आ गई कि एसिड वो होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयन। नाउ व्हाट आर बेसिस? तो हमने कहा भाई बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या रिलीज करेंगे, OH माइनस आयन रिलीज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। या दैट मीन्स इफ देयर इज नो वाटर, acid will not show acidic character and base will not show basic character. All the acid releases H plus ion in the presence of water and all the bases release OH minus ion in the presence of water. ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि अब हमें पता कैसे लगेगा, अच्छा सॉल्ट क्या होते हैं। मैंने कहा द सब्सटेंसेस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, यानी वो सब्सटेंस जो ना ही तो एसिड है ना ही बेसिक, यानी ना ही H प्लस आयन रिलीज करे ना ही OH माइनस आयन। मैंने कहा ये देखो ये सब्सटेंस C6H12O6, इसमें भाई 12 हाइड्रोजन है, बहुत सारे हैं, तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? मैंने कहा नहीं, हाइड्रोजन होना एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता, H प्लस आयन रिलीज करना एसिडिक कैरेक्टर होता है, और ये H प्लस आयन रिलीज नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एसिड। ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। मैंने कहा अब इंडिकेटर्स क्या है? मैंने कहा इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस है जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे, खोलो नोट्स, वो आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक। मैंने कहा भाई 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। हमने कहा नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, लाइक फ्रॉम प्लांट्स। हम नेचुरल इंडिकेटर्स के हमने फिर टाइप्स पढ़े, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जो नेचर से मिल रहा है दैट आर नेचुरल इंडिकेटर्स। जो लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है उन्हें क्या कहा जाएगा? सिंथेटिक। और ऑल फैक्ट्री मतलब ऐसे इंडिकेटर जो किसकी मदद से ऑर्डर या फिर स्मेल की मदद से ये पता लगाने में मदद करें कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, तो उसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहा जाएगा। इंडिकेटर 3 टाइप के हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री। फिर हमने इनके बारे में डीपली पढ़ना स्टार्ट किया। हमने कहा जो नेचुरल इंडिकेटर है ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया, लिटमस पेपर। जो लिटमस पेपर है इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, फिर टर्मरिक के बारे में डिस्कस किया, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया, और फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट। ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे मान लो रेड कैबेज है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, एसिडिक में कैसा कलर देता है, बेसिक में कैसा कलर देता है। दिस टेबल यू हैव टू लर्न, चाहे वो नेचुरल का हो चाहे सिंथेटिक में, जैसे 2 पढ़े हमने फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये हो, या फिर ऑल फैक्ट्री में आपके अनियन ऑर्डर्ड क्लोथ स्ट्रिप या वनीला एसेंस हो। ये सभी इंडिकेटर्स हैं, ये हमारी मदद करते हैं ये पता लगाने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक। हमने कहा हमारे घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड और बेस होते हैं, जैसे विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टर्मरिन, टोमेटो, कर्ड एंड स्ट्रिंग, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर में? एसिडिक। व्हेन इट कम्स टू बेसिक, बेकिंग सोडा इज बेसिकली जो हम घर में यूज़ करते हैं भटूरे वगैरह में डालने के लिए, तो मेक देम फ्लफी। सोप, टूथपेस्ट, ब्लीच, डिटर्जेंट, शैम्पू, एग वाइट्स, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। फिर हमने कहा कि जो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। बेस और एसिड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज। यानी अगर किसी पर्सन को एसिडिटी हो गई तो उसे क्या लेना चाहिए? बेस। मैंने कहा मान लो एसिडिटी हो गई तो क्या प्रेफर करोगे? लेमन जूस पिलाओगे या फिर विनेगर दोगे, बेकिंग सोडा दोगे? बेकिंग सोडा। एसिडिटी हुई है यानी एसिडिक कैरेक्टर हो गया, और एसिडिक कैरेक्टर को खत्म करना है तो कैसा सोल्यूशन देना पड़ेगा? बेसिक सोल्यूशन देना पड़ेगा, ताकि एसिड और बेस एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर दें? न्यूट्रलाइज कर दें। फिर ये 2 क्वेश्चंस करे थे, आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये केमिकल रिएक्शन का पोर्शन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, जो भी हम क्लास में करेंगे उसे घर जाके करना पड़ेगा। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों करना पड़ेगा ना घर जाके इसलिए करना पड़ेगा कि जब आप अगली क्लास में आओगे तो आपको और ज़्यादा रिएक्शन मिल जाएगी, अगली में आओगे और रिएक्शन मिल जाएगी। तो जब आप थोड़ी थोड़ी, जैसे आज हमने मान लो 5 से 10 रिएक्शन पढ़ी, घर जाके वो 5 से 10 रिएक्शन आपने याद कर ली,
तो अगली 10 याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और आगे जो आने वाली है वो इससे टिपिकल है। मैं आपके साथ ऑनेस्ट होकर चलूंगा कि आगे जो रिएक्शन आएगी वो इनसे डिफिकल्टी होगी, तो इन्हें याद करोगे तभी उनको याद करना साथ के साथ आप कर पाओगे, अदरवाइज उलझे रह जाओगे। देखिए अगर मैं एक फ्लो चार्ट की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूं कि जब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिया, अब आप क्या पढ़ रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज, या मैं केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या, मैं सीधा बोल दो रिएक्शन पढ़ रहे हो आप। क्या पढ़ रहे हो आप, रिएक्शंस पढ़ रहे हो। रिएक्शंस ऑफ किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हो, एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो गाइज आप किन किन चीज़ों के साथ इनकी रिएक्शन पढ़ोगे, हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये फ्लो चार्ट से ना आपके लिए पूरे टॉपिक को समराइज कर दूं इस तरीके से कि जब आप अगली बार पढ़ो तो आपको सिर्फ ये फ्लो चार्ट देखना पड़े, आगे का टॉपिक ना देखना पड़े। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे एसिड और बेसिस की रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ। किसके साथ, मेटल के साथ, कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो समझते हैं मेटल के साथ कि एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड आप पढ़ोगे कि जब ये मेटल कार्बोनेट और या तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे या रिएक्ट करे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब समझ जाओगे, HC मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। सर मेटल तो आप लोगों को पता होगा कि मेटल क्या होते हैं, जैसे अलग अलग मेटल हो गए, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब मेटल है, सोडियम पोटेशियम ये सब मेटल है, तो इनके साथ रिएक्शन पड़ेंगे। अब सर मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ गाइस। कार्बोनेट होता है CO3 जिसके ऊपर चार्ज होता है 2-, टेबल 3.6 क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 और चार्ज कितना होता है, नेगेटिव। तो मैंने कहा मेटल कार्बोनेट, मैंने कहा कोई भी एक मेटल ले लो, सोडियम ले लेते हैं। तो मेटल कार्बोनेट मतलब मैंने लिया मेटल सोडियम Na, ठीक है, और कार्बोनेट मैंने क्या लिया, CO3। क्या लिया, CO3। Na के ऊपर क्या चार्ज होता है, +1, CO3 के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2। क्रॉस करेंगे ये इधर क्या बनाएगा, Na2CO3। इसे पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। भी यहाँ पर आ जाओ, दोनों एक साथ आओ, इनको जगह दे दो। क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इट इज अ मेटल एंड इट इज कार्बोनेट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट। ऐसे जिंक के लिए बनाता तो बनता ZnCO3। मान लो पोटेशियम के लिए बना देता, पोटेशियम भी छोड़ो, कैल्शियम के लिए बना देता तो क्या बनता है, CaCO3। तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट। नाउ सर व्हाट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैंने कहा भाई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, कोई भी एक मेटल ले लो, सोडियम ले लो, चार्ज कितना है, +1। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 चार्ज कितना है, -1। ये इसके पास क्या बना, NaHCO3। दिस इज अ मेटल एंड दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे ही अगर मैं जिंक की बात करता तो बनता है ZnHCO3 का ट्वाइस। तो ये भी एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सबसे पहले हम एसिड और बेसिस की रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल के साथ, फिर एसिड और बेसिस की रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये सेकंड टॉपिक हुआ हमारा। फिर इसके बाद हम थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेसिस। रिएक्शंस ऑफ एसिड विद बेसिस कि एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर कि एसिड और बेस एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते। क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या करने वाले हैं, न्यूट्रलाइज करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, विद मेटल ऑक्साइड कि एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिर लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है
वो हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेसिस जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हमें ये 5 तरीके की रिएक्शंस को कवर करना है जो हमारा केमिकल पोर्शन के आएगा। आराम से देखो। अच्छा, ये सबको पता होगा मेटल ऑक्साइड मतलब कोई भी एक मेटल ले लो, जैसे सोडियम ले लो, Na2O, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड। ये मैंने कहा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज अ मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज अ मेटल ऑक्साइड। ये एक मेटल होगा, ये ऑक्साइड होगी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगी। इस तरीके से हमें एसिड और बेसिस की इन सभी के साथ रिएक्शन पढ़नी है 1 बाय 1। हम किस तरीके से कवर करेंगे टॉपिक को? जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल, तो जब हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे हम वापस इस फ्लो चार्ट पर आएंगे और मेटल वाले पोर्शन को क्या करेंगे? यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1, वहाँ पर पढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आगे से क्या करते जाएंगे? कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि एंड में क्या हो, ये फ्लो चार्ट हमारा क्या होगा? बिल्कुल कंप्लीट हो रहा और हमें सिर्फ इसमें से पढ़ना पड़े। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, किसी के मन में कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो डाउट्स? तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। बात क्या हो रही है? क्लोरोफिल कहाँ से आ रही है यहाँ पे भाई? नालायक हो। चलो इधर देखिए रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, मान लेते हैं HCl, ठीक है, और कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, मान लेते हैं Na। तो आप जनरली सोच के बताओ, जनरली ज्यादा जोर डाले बिना, कि जब Na HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? आपको दिख रहा है ये Na जाके किससे रिएक्ट करेगा? Cl से। क्या बनाएगा? NaCl। और हाइड्रोजन रह गया, तो हाइड्रोजन क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। मैंने कहा नहीं सर, मजा ही नहीं आया, बाद में। दूसरा लो, देखो Zn, और एसिड ले लो H2SO4। ये क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। मैंने कहा एक और लो, कैल्शियम ले लो, और एसिड इस बार फिर से HCl ले लो। बोलो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड और H2। अच्छा, किसी को लगे सर एक बात बताओ, आप सर सोडियम लेते हो तो NaCl लिखते हो, कैल्शियम लेते हो CaCl2 लिखते हो, आपको कैसे पता 2 लगाना है, कहाँ नहीं लगाना? याद है? बिल्कुल, इस 10th की फर्स्ट क्लास में भी कराया था। और जिसको नहीं आता है ना, प्लीज़ जाइए घर पे, एक टेबल होगा 3.6 क्लास 9th में और चैप्टर 3 में। उस चैप्टर 3 में से इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। ये टेबल याद हो जाएगा तो ये सारे कंपाउंड्स बनाने आपको एक बारी में आ जाएंगे, ठीक है? और अगर किसी के पास बुक ना हो तो बताना, ग्रुप में एक बार मैं शेयर कर दूंगा, जो हमने फर्स्ट क्लास में करते हैं वहाँ से याद कर। तो मुझे इससे क्या पता लग रहा है? व्हाट आई एम एबल टू आइडेंटिफाई इज कि मुझे दिख रहा है कि जब भी ना एक ये मेटल है, जब भी ये मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ। क्या किसके साथ रिएक्ट करता है? एसिड के साथ। हर केस में कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ ये सब क्या है? सॉल्ट। ये सब क्या है? सॉल्ट। तो मुझे पता लगा, देखो अब मैं आई कैन नॉट लर्न ऑल द रिएक्शंस, but what I can do, I can just generalize everything and remember it, that how we have to form the reaction. Now what I can conclude from here, I concluded that whenever the metal is reacting with acid, they are forming salt along with the hydrogen gas. Salt along with the hydrogen gas. Now whenever they will give me such a situation in exam, suppose consider any of the metal, consider potassium, okay, and consider that you are giving H2SO4. मानो मैंने ना ये रिएक्शन आपको नहीं पढ़ाई, ठीक है,
नाउ व्हाट कम्स टू माय माइंड इज कि सर ये रिएक्शन तो मैंने पढ़ी नहीं, अब एग्जाम में आ गया कि रिएक्शन को पूरा करो और साथ में इस रिएक्शन को बैलेंस भी करो, पूरा करो और साथ में क्या करो, इस रिएक्शन को बैलेंस भी करो। तो बताओ अब भाई मैं सारी रिएक्शन तो आई कैन नॉट लर्न, राइट, सारी रिएक्शन आई कैन नॉट लर्न, बट व्हाट आई कैन डू, I can understand it that this is a metal, and this is an acid, and I know whenever a metal reacts with an acid it forms salt along with hydrogen gas. So I am pretty clear that it will surely be forming hydrogen gas. Now what remaining compound that will be formed over here? That's very simple. We are having K here and SO4 here. We know K is having a charge of +1 and SO4 is having a charge of -2. So it will go there, K2SO4. This is how you need to complete the reaction. This is how you need to memorize the topic. Rather than learning all the reaction, आप इसका टाइप याद करोगे और टाइप याद करने के बाद आपको ये भी करना, ये नहीं कि रट के चले गए तो पेपर के अंदर कि मेटल और एसिड क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, ऐसा नहीं करना है। आपको उसे साथ में समझना भी है, एनालाइज करना भी सीखना है। ये नहीं कि पेपर में तो सर हमें तो याद था कि मेटल और एसिड बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन, पेपर में आ गया सर ये तो धरे रह गए हम। आपको वहां पर आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। अभी तो एक ही पढ़िए तो आइडेंटिफाई करना आसान लग रहा है, 5 पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा लगेगा क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा साथ के साथ एनालाइज करना सीखो दैट दिस इज अ मेटल एंड अ मेटल इज रिएक्टिंग विद acid, and whenever a metal reacts with an acid it forms salt along with hydrogen gas. This is how you complete the reaction. Now sir ये तो हो गई बात एसिड की। बेसिस का क्या, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल। सर एसिड तो रिएक्ट कर गया, सर बेसिस क्या करेंगे वो तो समझ नहीं आया। तो मैंने कहा आओ कोशिश करते हैं समझने की, मैंने कहा जो बेसिस होते हैं ना गाइस, दे आर जनरली लेस रिएक्टिव देन एसिड। तो बेसिस इन जनरल टर्म्स एसिड के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते इन जनरल टर्म्स, लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो तो रिएक्ट कर जाता है। जैसे एक कंपाउंड ले लेते हैं Zn प्लस NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये क्या बनाता है, ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा। ये साथ में बनाता है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप ना जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बनाना सिखाया ना, आप ऐसे बनाना नहीं सीख सकते। दैट दिस रिएक्शन यू हैव टू लर्न। ये क्या बनाएगा, Na2Zn O2। यहाँ लिख देता हूँ अगर वहाँ आपको लगे थोड़ा सा छोटा हो रहा है, Na2Zn O2। अब ये ऐसे तो नहीं दिख रहा ना, या मैं आपको ऐसे तो नहीं समझा सकता। ये जो सॉल्ट है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, इसमें सोडियम आ रहा है, जिंक आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। एक बात याद रखना, ऐसे 2 कंपाउंड्स आपको पूरी केमिस्ट्री में मिलेंगे, ठीक है। पहला कंपाउंड है आपकी 10th की केमिस्ट्री में, पहला कंपाउंड है सोडियम जिंकेट और दूसरा कंपाउंड आप पढ़ोगे NaAlO2, वो हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। वो आप पढ़ोगे 3rd चैप्टर में, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है सोडियम जिंकेट। तो मुझे एक और बात पता लगी क्या, कि मेटल जब बेस के साथ भी रिएक्ट करता है तो भी क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन। बट द ओनली डिफरेंस इज इस केस में जो सॉल्ट बनता है वो कैसा सॉल्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये तो सब सिंपल सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो व्हाट आई कैन डू, कैन आई राइट हियर लाइक whenever acid or a base react with metal, what do they form, salt along with hydrogen gas. If I need to write some example, I have pretty enough space, I can write the examples as well. हमने वहां पे रिएक्शन लिखी है, यहाँ पे रिएक्शन लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे, बहुत सिंपल सा लिख दिया, Na plus HCl gives you NaCl plus H2। या मैंने आपको लिख दिया जिंक plus H2SO4 will give you ZnSO4 plus H2।
अंडरस्टूड? तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ अ मेटल, हाउ एन एसिड और अ बेस इज रिएक्टिंग विद अ metal? They will form salt along with the hydrogen gas. Now sir, one thing comes to my mind just after looking at this. The thing comes to my mind is that in each of the case we are getting the hydrogen gas. Now just by looking at the gas, could you identify whether it is hydrogen or not? कि गैस निकल रही है. Now हमें कैसे पता लग रहा है? पहली बात तो गैस निकल रही है, हमें दिख रहा है बबल्स बन रहे हैं. क्या बन रहे हैं? बबल्स बन रहे हैं. तो हमने कहा भाई बिल्कुल गैस तो रिलीज हो रही है. अब नाउ हाउ विल आई कम टू नो कि ये गैस हाइड्रोजन है या नहीं है? समझ रहे हो बात? सो गाइज, इसके लिए आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ोगे विच इज नोन एज हाइड्रोजन गैस टेस्ट. क्या कहा जाता है जिसे? हाइड्रोजन गैस टेस्ट. हाइड्रोजन गैस टेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. थोड़ा सा इस पे हम खास फोकस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. देखिए मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. आप जानते हैं रॉकेट में एज अ फ्यूल कौन सी गैस यूज होती है? हाइड्रोजन गैस. रॉकेट में कौन सी गैस यूज होती है? हाइड्रोजन गैस. रीजन क्या है? रीजन है जो हाइड्रोजन है, इट इज अ हाईली कंबस्टेबल गैस. इट इज अ हाईली कंबस्टेबल गैस. और साफ होगा गैस से. इमेज कैसी होती है? 4K बेस्ट होती है ना. अच्छा तुम्हें 8K चाहिए? 3D भी सर्च कर लेता हूँ. छोड़ो, इतनी मेहनत कौन करे. जाओ जाओ जल्दी जाओ. ये देख रहे हो? यही कुछ हमें भी देखना है. देखिए बात को ध्यान से सुनिएगा. हाइड्रोजन इज अ हाईली कंबस्टेबल गैस. बहुत बढ़िया बर्न होती है. ठीक है, तो अब हमने क्या करा ये चेक करने के लिए वेदर द रिलीज्ड गैस इज हाइड्रोजन और नॉट. तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, आप जरा समझने की कोशिश करना है रिएक्शन में क्या हो रहा है. आपने ले रखे जिंक ग्रैनुअल्स. गाइस व्हाट आर जिंक ग्रैनुअल्स? जिंक ग्रैनुअल्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक. तो बेसिकली इट इज अ मेटल and this is dilute sulfuric acid. Sulfuric acid is H2SO4. Sulfuric acid is H2SO4. So मुझे बताइए कि जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देखिए जरा, जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक, और व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड we know that whenever a metal reacts with an acid it forms salt. कौन सा सॉल्ट बनेगा? बिल्कुल ZnSO4. और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन. नाउ टू टेस्ट whether the released gas is hydrogen or not, what we are going to do, we will form such a setup. यहाँ पे एक कॉर्क लगा रखा है और इसके बीच में हमने एक ट्यूब लगा रखी है. दिस ट्यूब इज नोन एज डिलीवरी ट्यूब. इसे क्या कहते हैं? डिलीवरी ट्यूब. क्यों? क्योंकि डिलीवर कर रही है हाइड्रोजन को आगे. जब रिएक्शन होगी, गैस प्रोड्यूस होगी, गैसेस हमेशा कौन सी साइड मूव करना चाहती हैं?
ऊपर की साइड मूव करना चाहती है. सो व्हेन द हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, द हाइड्रोजन विल पास फ्रॉम दिस डिलीवरी ट्यूब and will go in this manner. Now what we have done over here, we have taken a beaker and in that beaker we have prepared a soap solution. Now why soap solution? Because once the gas will pass through it, it will form bubbles. उन bubbles के अंदर now कौन सी गैस होने वाली है? जो यहाँ से आएगी, जो यहाँ से आएगी. यानी अगर यहाँ से हाइड्रोजन आ रही है तो इस बबल के अंदर एक्चुअली में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है. हाइड्रोजन इज अ हाईली कंबस्टेबल गैस. तो मैंने क्या किया, I just prepare a delivery tube. Once the gas passes from here, it passes from the soap solution. Once it passes from the soap solution, the bubbles of that particular gas will be formed. Now what I am doing, I am bringing a candle near to the bubble. As the bubble consists of hydrogen gas and the hydrogen gas is highly combustible, so they will produce a pop sound. They will produce a pop sound. कुछ ऐसी आवाज आएगी, पट 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 पट, that indicates the presence of hydrogen gas. अब suppose करो हाइड्रोजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती, इन बबल के अंदर आप कौन सी गैस होने वाली है? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या कार्बन डाइऑक्साइड हाईली कंबस्टेबल है? नहीं, हाईली कंबस्टेबल नहीं है. तो अगर मैं कैंडल उसके पास लाऊंगा ना, तो जैसे बबल फटेगा कैंडल बुझ जाएगी, कैंडल बुझ जाएगी. लेकिन जो पॉप साउंड आएगी, तो दैट पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. दिस इज नोन एज हाइड्रोजन गैस टेस्ट. इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस टेस्ट. तो व्हेनेवर दे विल आस्क यू कि पॉप टेस्ट के बारे में बताओ और हाइड्रोजन गैस टेस्ट के बारे में बताओ, तो व्हाट विल यू से? यू विल से दैट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, what we are supposed to do, will pass the gas through a soap solution and the bubbles that will be formed will bring a candle near to the bubbles. If it produce a pop sound, that indicates the presence of hydrogen gas. Clear है ये बात सबको? एक बार फटाफट इसको हम नोट्स में से भी पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या हमारे नोट्स में भी सेम बात ही लिखी हुई है. देखो सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस में हमने पढ़ा मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन. देखो आपके हाथ में नोट्स किस लिए हैं? नोट्स सिर्फ उनको निहारने के लिए नहीं है. आप देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शन दे रखी है और हमने कितनी लिखी थी? काफी सारी लिखी थी. ठीक है, तो उन्हें ना यहाँ पर ऐड ऑन करते रहा करो, इतनी जगह खाली इसलिए दे रखी है. अभी देखो इधर चलो, क्या रहा है? मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन. अब ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये एक बेस है और ये मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है. क्या बना रहा है? Na2ZnO2. क्या नाम पड़ा था हमने Na2ZnO2 का? सोडियम जिंकेट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस. कम रिएक्शन है, वहां ज्यादा लिखी होती है तो यहाँ पर ऐड करते रहा करें. अब इस पे फोकस करेंगे. दिस इज हाइड्रोजन गैस टेस्ट. हाइड्रोजन गैस टेस्ट क्या कह रहा है? टू टेस्ट द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन. हमें चेक करना है कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन है या नहीं है. तो विल पास द गैस थ्रू द soap solution and when we bring candle near the bubbles formed by the gas we will hear a pop sound. हमें कैसी आवाज आएगी? pop sound आएगी. this pop sound confirms the presence of hydrogen gas. क्यों? because hydrogen is a highly combustible gas. अगर हाइड्रोजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड होती तो कैंडल क्या हो जाती? एक्सटिंग्विश हो जाती. अब देखो मैं बता दूं क्या होता है. पेपर में कैसे आपको परेशान करेंगे वो आप ना पूरे साल पढ़ोगे कि बबल्स में से गैस पास कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस टेस्ट हो रहा है, बबल्स में से गैस पास कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस टेस्ट हो रहा है. अब वो एग्जाम में क्या क्वेश्चन देंगे? बोलेंगे ये सब्सटेंस इस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड द गैस इज पास थ्रू द बबल सॉल्यूशन, थ्रू द सोप सॉल्यूशन एंड व्हेन द बबल्स आर फॉर्म्ड, व्हेन यू ब्रिंग कैंडल नियर टू द बबल्स द कैंडल गेट एक्सटिंग्विश, द कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश. तो अब भाई बच्चे ना जैसे ही सोप सॉल्यूशन पढ़ते हैं उनके दिमाग में कौन सी गैस आती है? हाइड्रोजन. और लिखा दे अरे नहीं, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन होती है तो वहां पर क्या लिखा होता? कैसी आवाज आएगी? पॉप साउंड. तो सिर्फ सोप सॉल्यूशन देखकर हाइड्रोजन मत लिखना, याद रखना कैसी आवाज आनी चाहिए? पॉप साउंड आनी चाहिए. तो हाइड्रोजन होगा. अगर एक्सटिंग्विश हो गई तो कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. आपसे अगर पूछ ले कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट तो ये मत लिख देना कि सोप में से पास करेंगे, बबल्स बनेंगे, कैंडल लाएंगे, कैंडल बुझ गए तो कार्बन डाइऑक्साइड. ये गैस टेस्ट नहीं है. ये कौन सा गैस टेस्ट है? हाइड्रोजन. कैसी आवाज आनी चाहिए? पॉप साउंड आना चाहिए. बताओ अगर यहाँ तक किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा है ना तो बिल्कुल पूछ लो. सो दिस इज हाइड्रोजन गैस टेस्ट.
तो मैंने कहा सर जब हम ये पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या आने वाला है, हाइड्रोजन गैस टेस्ट। कैसे टेस्ट करते हैं? मैंने कहा गैस को किस में पास करेंगे, सोप सॉल्यूशन, और फिर कैसा देखेंगे, पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आ रही है तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इफ देयर इज नो पॉप साउंड दैट मींस हाइड्रोजन गैस इज नॉट present over there. This is all about the first topic, that is the reactions of acids and bases with metals. If anyone has any question to ask, थोड़ा सा भी अगर डाउट लग रहा है तो बताओ। देखो आई नो रिएक्शन इज अ लर्निंग प्रोसेस, बट समझ तो आना चाहिए, 100% समझ आना चाहिए। अगर 99.99% भी समझ आए तो भी दिक्कत है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इस टॉपिक से जो समझ ना आए। आराम से देखो 2 मिनट, और कोई भी दिक्कत लग रही है तो पूछ लो। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, अब आप दूसरा भी पढ़ोगे आगे, कार्बन डाइऑक्साइड का भी पढ़ाया जाएगा एक। तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस टेस्ट क्या होता है, पॉप टेस्ट। ये हम कहाँ से पढ़ चुके हैं, नोट्स में से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। So what should be the heading of the next topic? बिल्कुल, reactions of acids and bases with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Reactions of acids and bases with metal carbonate। थोड़ा करेक्ट कर देते हैं टॉपिक को, हेडिंग बनाएंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद metal carbonate and metal hydrogen carbonate। कह रहे हैं कि जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं पहले ये पढ़ते हैं। मैंने कहा कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, क्या बनाया था, Na2CO3। और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, NaHCO3 सेम ले लेते हैं, ठीक है। आपके लिए आसान रखने के लिए एसिड भी एक इजी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, HCl। तो सबसे पहले रिएक्शन पे फोकस करते हैं। मैंने क्या देखा कि whenever Na2CO3 is reacting with HCl, तो ये बना रहा है सबसे पहले NaCl। क्या बना रहा है, NaCl। फिर ये साथ में बना रहा है H2O, और फिर ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पता है क्या प्रोडक्ट बना रहा है, सबसे पहले बना रहा है NaCl, फिर क्या बना रहा है H2O, फिर क्या बना रहा है CO से। तो मुझे क्या पता लगा, मुझे पता लगा कि चाहे मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या क्या हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जब भी किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे विल ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा सर मेरे को जनरल बात ना पता लग गई।
अब पेपर में लेकिन क्वेश्चन आ गया, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ CaCO3 और CaHCO3 का ट्वाइस अगर ये रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, सर अभी जो आपने रिएक्शन पढ़ी ना उसमें ना ये मेटल कार्बोनेट था, ना ये वाला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ना ये एसिड था, तो ये इससे रिलेटेड कैसे हुआ? मैंने टाइप आइडेंटिफाई करा। जब आप एग्जाम में रिएक्शन पूरा करना है तो आपको वहां पे टाइप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नहीं सोचना सर बड़ा मुश्किल है टाइप आइडेंटिफाई करना, सिंपल है गाइस। ये क्या है? मेटल। ये क्या है? कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। ये क्या है? मेटल। ये क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है? एसिड। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा देखो वाटर बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, वाटर बनना है और कार्बन डाइऑक्साइड बननी है। ऐसे एग्जाम में रिएक्शन को इतना तो कंप्लीट कर देना है। अब सोचना है सॉल्ट कौन सा बनेगा। आप बताओ यहाँ पर क्या है? कैल्शियम। यहाँ पे क्या है? एसिड, कैल्शियम सल्फेट। एज सिंपल एज दिस, CaSO4 और यहाँ भी क्या बनेगा? CaSO4। दैट्स इट। तो अगर मेरे को जर्नल रिएक्शन समझ में आ जाए, मैं इसको रट लूँ, मेरे को याद हो जाए, ये अच्छे से समझ में आ जाए कैसे करना है, तो इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना आई डोंट थिंक दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिएक्शंस? इनमें से आपको एक को बैलेंस करना पड़ेगा और एक ऑलरेडी बैलेंस होगी। जैसे पहली रिएक्शन को देखें, यहाँ पर कितने सोडियम है? एक, वहाँ कितने हैं? 2, तो यहाँ के लगाना पड़ेगा 2। अब क्लोरीन चेक करो, यहाँ पर 2 है, वहाँ 1 है, तो यहाँ के लगाना पड़ेगा। तो अब ये रिएक्शन जो है क्या हो गई? बैलेंस हो चुकी है, लेकिन नीचे वाली ऑलरेडी बैलेंस। बताओ कोई दिक्कत लगी? किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है? क्योंकि आना चाहिए, ये टॉपिक खत्म हो गया है यहाँ पे। बिल्कुल। अब सवाल मन में ये आना चाहिए था, सर आपने तो टॉपिक का नाम ही बदल दिया। टॉपिक तो था रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल कार्बोनेट, आपने तो बेसिस को यहाँ से गायब कर दिया। अब बेस क्यों नहीं है? तो याद रखना है, क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या क्या हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दे बोथ आर बेसिक इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। अब अगर मैं बात करूं CaCO3, आपसे बोलते ये दे दे, बोले इसका नेचर बताओ। अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक होते हैं। आइडेंटिफाई करना है, ये क्या है? मेटल, और ये क्या है? कार्बोनेट। क्या बना? मेटल कार्बोनेट। और मेटल कार्बोनेट नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से आगे मैं 1 मिनट में जो बोलने वाला हूँ। जो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो आपके स्कूल में चौक यूज होते हैं ग्रीन बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर जो चौक यूज होते हैं, दैट आर बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारे घरों में मार्बल होते हैं, टाइल्स होती हैं, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो एग शेल होते हैं, जो अंडे के बाहर वाला पोर्शन होता है, उसमें भी क्या होता है? मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। बेसिकली ये हम क्लास में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। एक दिन हम एक एग लेकर आएंगे, बॉइल्ड एग, ठीक है, और उसको हम एसिड में डालेंगे और देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन होती है। 10 मिनट के लिए एसिड छोड़ देंगे और 10 मिनट बाद देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। अब एग्जाम में सुनो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन आएगा कि एक फार्मर है, ठीक है, वो फार्मर क्या कर रहा है? एक फार्मर है, वो फार्मर क्या कर रहा है? अपनी फील्ड पर चॉक पाउडर डाल रहा है, अपनी फील्ड पर चॉक पाउडर डाल रहा है। तो बोलेंगे बताओ फील्ड का नेचर कैसा रहा होगा जो उसे चॉक पाउडर डालने की जरूरत पड़ी? एसिडिक। तो अब मुझे पता है कि सर अगर वो चॉक डाल रहा है तो सर चॉक का फॉर्मूला क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। और सर कैल्शियम कार्बोनेट नेचर में कैसा होता है? बेसिक। और अगर उस फार्मर को अपनी फील्ड पे बेस डालना पड़ रहा है तो फील्ड कैसी रही होगी?
एसिडिक रही होगी तभी तो उसे क्या ऐड करना पड़ रहा है, बेस ऐड करना पड़ रहा है। तो द नेचर ऑफ फील्ड इज एसिडिक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है ताजमहल के ऊपर। जो ताजमहल है उसका जो कलर है वो येलोइश पड़ता जा रहा है, पेल होता जा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज ताजमहल आगरा में है और ताजमहल के आसपास जो लोकल एरिया है वो काफ़ी फैक्ट्री वाला एरिया है। ठीक, तो वहाँ से जो गैसेस निकल रही हैं और जब बारिश पड़ती है तो उस बारिश को एक्चुअली में वो जो रेन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिड रेन। किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिड रेन। ठीक है, और मार्बल नेचर में कैसा है, बेसिक। कैसा है, बेसिक। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो ताजमहल का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा। तो थोड़ा सा पेल कलर का हो रहा है, थोड़ा येलोइश कलर का हो रहा है। इसी तरीके से आप घर में लेमनेड बना रहे थे और आपने क्या करा, आपने अपने किचन के मार्बल पर आपने थोड़ा सा लेमन जूस गेर कर छोड़ दिया वहाँ पर, तो वहाँ पे थोड़े समय बाद क्या होगा, एक स्ट्रेन पड़ जाएगा, एक दाग पड़ जाएगा ना। वो स्ट्रेन क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मार्बल का नेचर कैसा था, बेसिक, लेकिन लेमन जूस कैसा था, एसिडिक। इस वजह से क्या होगा, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और वो परमानेंट वहाँ पर एक स्ट्रेन पड़ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। एग शेल के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के बोल देते हैं कि आपने एग शेल को रिएक्ट करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड से। अब जैसे जो हम रिएक्शन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम एग को डाल देंगे HCl में, तो अब हमारी असल में रिएक्शन क्या होगी, CaCO3 है, अब हमने इसको किस में डाल दिया, HCl में। CaCl2 बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, H2O, साथ में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जब ऑब्वियसली बात है जब ये बनेगा तो ये CaCO3 क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर मैं एक थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रॉन्ग एसिड लूँ और ये एग शेल को थोड़े सिग्निफिकेंट टाइम के लिए उसके अंदर डाल के छोड़ दूँ तो आप देखोगे ये जो एग शेल है ना ये गायब होने लगेगा, हल्का होने लगेगा, पतला सा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो खत्म होता जा रहा है ना, रिएक्ट करके क्या आ रहा है, CaCl2, H2O और CO2। बाद में आप उस अंडे को खा नहीं सकते। कि कोई मेरे से उस दिन ये सवाल पूछे कि सर अब ये अंडा खाने लायक है, तो मैं इसे बता रहा हूँ ये अंडा तो आप खाने लायक नहीं है, क्योंकि एसिड के कॉन्टेक्ट में आ गया, कुछ ना कुछ उसके अंदर चला गया। क्लियर है यहाँ तक बात? तो क्या, हाँ अभी तो बहुत सारा टॉपिक रह गया। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, तो वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद बेस। जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे दे डू नॉट रिएक्ट विद बेस बिकॉज दे देमसेल्फ आर बेसिक इन नेचर। तो ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो अब इस टॉपिक का हेडिंग पढ़ो और मुझे बताओ, अब आपको हेडिंग समझ में आ रही है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिस क्यों हटा दिया यहाँ से, क्योंकि बेसिस की कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। रिएक्शन नहीं होती है तो पढ़ोगे क्या, बोलो कोई दिक्कत लग रही है तो। तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम्हें एक चैप्टर के नोट्स हाथ से बनवा दिए तो तुम लिखना ही बंद कर दिया है, खाली पड़े नोट्स। अरे लिखो भाई, ये रिएक्शन जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है भर दो पूरा। हद हो गई है, बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे। ज्यादा करोगे नोट्स वापस लेके बोर्ड पे लिखवाना चालू कर दूंगा सारा।
डन। गलत, क्या था उसमें? नहीं, लास्ट में शायद इस क्लास के होंगे उसमें। वो जो है ना वो पूरा है, मतलब आज तक जितना हुआ है। देख लेता हूँ मैं एक बार। अच्छा, ये तो भूल ही रहा था मैं।